हमारा क्वेश्चन कहता है टू बार्स ऑफ masses m1 and m2 connected by a non deformed light spring rest on a horizontal plane। तो चलो ये मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दो बार हैं, एक बार जिसका मास है m1 और दूसरा बार जिसका मास है m2। ये स्प्रिंग के से ऐसे जुड़े हुए हैं और इस मोमेंट पर ये जो स्प्रिंग है वो नॉन डिफॉर्म्ड है। नॉन डिफॉर्म्ड का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि स्प्रिंग ना तो कंप्रेस्ड है और ना ही एलोंगेटेड है, राइट? नेचुरल अवस्था में है ये। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार्स इन द सरफेस इज इक्वल टू के। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया और ये जो बार है ना, इसके सरफेस के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो के है और ठीक इसी तरीके से यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के है। What minimum constant force has to be applied in the horizontal direction to the bar of mass m1 in order to shift the other bar? बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया इस पर हमको मिनिमम कितना फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाना पड़ेगा जिससे कि m2 मूव करना स्टार्ट कर जाए। बहुत सिंपल सा है। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास फोर्स है F। अब जरा समझो, एनालाइज करते हैं हम लोग इसको। अगर ये हमको मूव करना है तो इसका मतलब है कि इसको इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लग जाए कि इस पे लगने वाले फ्रिक्शन को वो बैलेंस कर दे, उससे थोड़ा ज़्यादा या ठीक उतने के बराबर। तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? जब ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन देखिए इधर लगेगा और वो फ्रिक्शन हो जाएगा आपका m2g के बराबर, है ना। दूसरी बात देखिए, ये फोर्स अपने इस बॉडी पे कौन लगाएगा? ऑब्वियसली स्प्रिंग लगाएगा। स्प्रिंग कब फोर्स लगाता है? जब वो एलोंगेट होता है या फिर कंप्रेस्ड होता है। तो जब हम यहाँ से फोर्स लगा के खींचेंगे इसको तो ये थोड़ा सा मान लो एलोंगेट हो गया। कितना एलोंगेट हो गया? इसमें एलोंगेशन आ गया, सपोज करो x के बराबर। तो यहाँ पे जो इधर की तरफ फोर्स लगेगा वो लगेगा, इसको आप एफ डैश ही कहिए, दिस इज इक्वल्स टू p इंटू एक्स। अब p क्या है ना? p जो है वो फोर्स कांस्टेंट है। p है फोर्स कांस्टेंट किसका? ऑफ स्प्रिंग। अब आप कहेंगे p को ले लिया हमने। p इसलिए लिया क्योंकि हम लोग जो पढ़ते आए हैं उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट को k से डिनोट करते हैं और यहाँ भी हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को k से डिनोट कर दिया है। तो दोनों सिंबल एक हो जाने से कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको p ले लिया है, राइट। चलिए तो बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए px शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m2gk, तभी हमारा ये वाला मास मूव कर सकता है। चलो अब चले आते हैं इस पर। जब आपने इस पर फोर्स लगाया इधर की तरफ तो ऑब्वियसली स्प्रिंग तो इधर फोर्स लगाएगा, कितने के बराबर? Ex के बराबर। और ये इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा या मूव करेगा मान लीजिए, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं हम उनका वर्क डन निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालते हैं वर्क डन। फोर्स ये कैसा है? कांस्टेंट है। इस फोर्स ने इस मास को x डिस्टेंस मूव कराया होगा। पूछिए क्यों? देखिए जब आपने फोर्स लगाया तो आपका स्प्रिंग एलोंगेट हुआ ना, स्प्रिंग एलोंगेट हुआ मतलब स्प्रिंग के लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। ध्यान देना इसको, वो लेंथ में इंक्रीमेंट सिर्फ इसी साइड हो सकता है क्योंकि अभी ये मूव करना स्टार्ट नहीं किया है। मतलब कि अगर स्प्रिंग में एलोंगेशन x है तो अपना ये मास m1 इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस मूव किया, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी सिंपली f इंटू एक्स के बराबर, है ना। ठीक। दूसरी बात देखिए, फ्रिक्शन, इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू है m1g k के बराबर
और चूंकि फ्रिक्शन बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ पे इसका वर्क डन हो जाएगा ए इतने के बराबर। ऊपर से देखो स्प्रिंग भी तो इस पर वर्क करेगा। स्प्रिंग चूंकि इसको इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो हाफ पी एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हो गया टोटल वर्क डन ऑन द मास m1। दिस शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही मैं कह रहा था अभी। अब सोचिए, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। समझो जरा, अगर F को मिनिमम होना है तो K मस्ट बी 0। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थोड़ा फिर से मैं वही लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये वाला K, ये वाला K, ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको स्मॉल k कह देना, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करता है। ये इसको आप कैपिटल K कह देना, ये आपके काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है। तो बेटा मिनिमम फोर्स के लिए ये हो गया 0। यहाँ से मेरे पास निकला, पहले तो मैं x प्यार से काट दूं और यहाँ से मेरा आ जाएगा पी एक्स बराबर 2f माइनस, है ना, माइनस 2m1g_k। ए दूसरा इक्वेशन। अब p और x मेरे किसी काम के नहीं थे तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। उसके लिए px की वैल्यू यहाँ पे हमको चुपचाप रख देना है। तो जब मैंने यहाँ पे रखा वैल्यू तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 2f माइनस ना, ये हो जाएगा 2f माइनस 2m1g शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2g_k के बराबर। थोड़ा सा और एक स्टेप जाइए, इसको इधर ले जाएंगे आप तो आपका f जो हो जाएगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से हो जाएगा आपका m1g, ये k भी था यहाँ पे, ये छूट गया था k, है ना, ये था। तो m1g प्लस m2g/2 और ब्रैकेट में ये k के बराबर। ये कैलकुलेशन आसान है, आप ऐसे कर सकते हो। चूँकि आपको मिनिमम फोर्स निकालना है तो यहाँ इक्वल का साइन ले लेंगे हम लोग, है ना। तो मेरे लिए f मिनिमम का जो वैल्यू था वो गया सिंपली m1 प्लस m2/2 इंटू g इंटू k।